आपके टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत हमारे शो में। और आपने कई सारे ऐसे नोटिफिकेशन की बारीकियां निकाली हैं जो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी बेहद है जानना और उनके बेहद काम की बातें हैं। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करूं, दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, सैलरी पर आप घटा सकते हैं टीडीएस का बोझ। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं तो क्या है जीएसटी के नए नियम, और क्या पीपीएफ और एनपीएस में भी निवेश कर सकते हैं एनआरआई। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुद्दा नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्योंकि नौकरी पेशा लोग जो है हमेशा कोशिश करते हैं कैसे टैक्स बचाया जाए, टैक्स की देनदारी थोड़ी सी कम हो जाए, और हम वही कोशिश में उनकी मदद करते हैं कि टैक्स के नियमों के दायरे में रहकर कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो इस बीच एक नोटिफिकेशन आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टीडीएस को लेकर के। नोटिफिकेशन तो जाहिर तौर पर तकनीकी भाषा में होती है, लेकिन हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल ने उसकी बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और ये निकाला कि आप टैक्स पेयर्स के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए नोटिफिकेशन बड़ा ही काम का है। तो मुकेश पटेल जी, मेरा पहला सवाल यही है, ये जो नोटिफिकेशन है वो आखिर किस तरीके से टीडीएस बचाने में या टीडीएस का बोझ घटाने में मददगार साबित होगा नौकरी पेशा लोगों के लिए? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो 15 अक्टूबर 2024 का ये जो नोटिफिकेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट की जो सेक्शन 192 है, जिसके तहत सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में एम्प्लॉयर के द्वारा उसकी जो टैक्सेबल सैलरी होती है उस पर टीडीएस काटा जाता है। तो उस संदर्भ में ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जब एम्प्लॉयर को ये टीडीएस की अपनी जिम्मेवारी अदा करनी है, उस संदर्भ में अगर एम्प्लॉई की ओर से एम्प्लॉयर को बताया जाए कि भाई मेरी सैलरी के सिवा और भी कोई इनकम है, उस पर क्या टीडीएस मेरा कटा है, और अभी तक जिसके बारे में कोई फायदा नहीं मिलता था, जिसको हम टीसीएस जानते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, क्योंकि कई केसेस में टीसीएस भी होता है। तो ये टीडीएस और टीसीएस जो भी काटा जाता है वो सब, हालांकि उसको सीधा कोई कनेक्शन नहीं है सैलरी इनकम से, फिर भी उसकी क्रेडिट एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाएगी। वो जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको भी ध्यान में ली जाएगी और उसके आधार से पूरा टैक्स का कंप्यूटेशन होगा। ये मोटा मोटा ये ढाया गया है। अगर मैं थोड़े से और आसान भाषा में आपसे समझूं कि अगर कोई नौकरी पेशा शख्स इस नोटिफिकेशन के आधार पर अपने टीडीएस का बोझ घटाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? देखिए लक्ष्मण जी, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो टीसीएस का एक एलिमेंट है वो आपको पहले कभी भी क्रेडिट में मिलता नहीं था। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी है तो उस पर गाड़ी की कीमत है 25 लाख, 1% के हिसाब से 25,000 कटा। आपने कोई फॉरेन रेमिटेंस किया है ट्रैवल के लिए या आपके कोई रिश्तेदार को गिफ्ट वगैरह कुछ देने के हेतु सर, तो ये जो आप फॉरेन रेमिटेंस एलआरएस से भी करते हैं उस पर या तो 5% या तो 20% के हिसाब से टीसीएस करता है। मान लीजिए आपने 10 लाख का रेमिटेंस किया है, 20% के हिसाब से 2 लाख का टीसीएस वसूल किया गया है। अब वो 2 लाख आपका वो तो क्या होता था, इट वॉज ब्लॉक्ड, क्योंकि उसकी क्रेडिट आप जब आईटीआर भरते हैं तभी आपको मिलती थी। अब ये सब क्रेडिट्स जो है और इनकम जो है उसको रिपोर्ट करके उससे कनेक्शन जो टीडीएस का है वो सब आप जब मांगेंगे तो आपका टीडीएस जो सैलरी में से कटता है वो कम होगा और आपका टेक होम पे है वो ज्यादा होगा। माना जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता था पहले वो नहीं, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे, अब वो एम्प्लॉयर ही खुद घटा के आपको वो फायदा दे सकता है। बिल्कुल संक्षिप्त में अगर मुझे ये बता सकें कि इसके लिए एम्प्लॉई को क्या करना होगा, मतलब किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन या क्या क्या बारीकियां हैं जिसको फॉलो करनी होंगी? है
ये भी इस नोटिफिकेशन के साथ जारी किया गया एक विशेष फॉर्म है, फॉर्म 12BAA। तो ये फॉर्म 12BAA जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन देते हुए आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है और एम्प्लॉयर उसको ध्यान में लेते हुए आपको ये फायदा दे सकता है। तो एक बात समझ लीजिए, आपको यू विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव। आप इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को देंगे तभी वो आपको वो फायदा दे सकेगा, या तो फिर आपको आईटीआर तक इंतजार करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये नोटिफिकेशन बेहद काम का है और जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने कहा कि आप इसमें कुछ एहतियात बरतेंगे, कुछ कदम उठाएंगे तो आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि वापस हमें टीडीएस मिले। ये एम्प्लॉयर के स्तर पर ही आप इसको निपट सकते हैं और अपने सैलरी के ऊपर अपना टीडीएस का बोझ घटा सकते हैं और टेक होम सैलरी तत्काल आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये रही बात टीडीएस का बोझ घटाने को लेकर के। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। क्योंकि मुकेश पटेल साहब खुद अहमदाबाद से हैं तो मैं पहला सवाल अहमदाबाद से ही लेता हूँ। नयन आर शाह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नयन शाह साहब नमस्कार। जुलाई 2022 में मैंने सेक्शन 54F के रेफरेंस में मुकेश सर को एक मेल किया था। सर ने तुरंत उसका जवाब दिया और मैं टैक्स रिटर्न में कोई गलती न करूं, उसके लिए सर ने खुद ने फोन करके बहुत बारीकाई से मार्गदर्शन दिया और उसकी वजह से मैं मेरे इनकम टैक्स में 80,000 का टैक्स का सेविंग कर पाया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और मुकेश पटेल साहब का धन्यवाद, आभार कि उन्होंने तत्काल मेल का जवाब दिया और ऐसे उपाय बताए जो आपको बचत हो। यही टैक्स गुरु का मुख्य मकसद भी होता है। अब बताएं क्या उलझन है जिसमें हम और मुकेश पटेल साहब मदद करें। सर, ऐसे नोबल जेंटल प्रोफेशनल पर्सनालिटी को मेरा वंदन और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज का मेरा सवाल ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल हाउस के लिए 50 लाख का पेमेंट बिल्डर को किया था। ठीक है। 2023-24 में मुझे सेल्स का 10 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, जो मैंने सेक्शन 54F में क्लेम किया और वो क्लियर भी हो गया। अभी 2024-25 में शेयर से मुझे 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। क्या मैं 2024-25 का 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2023-24 में मैंने पे किए हुए 50 लाख का एडवांटेज लेके सेक्शन 54 में क्लेम कर सकता हूँ? और सेक्शन 54 और सेक्शन 54F एक ही फाइनेंशियल में एडवांटेज दे सकते हैं? अगर आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एक रेजिडेंशियल हाउस में करते हैं तो एक ही हाउस के इन्वेस्टमेंट के लिए आप मल्टीपल एग्जम्पशंस का भी फायदा ले सकते हैं, यह ख्याल में रखिएगा। तो ये कैसे होता है? लक्ष्मण जी, कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, बताएं। ठीक है, सॉरी आई जस्ट लॉस्ट योर वॉइस। तो उन्होंने लास्ट ईयर जब 54F में अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो शेयर्स के थे LTCG उसका निवेश किया तो उनको वो फायदा मिला, क्योंकि वो आपकी ट्रांसफर डेट से लेके 2 साल के अंदर आपको परचेज करना था। अब इस साल में जब दूसरा उनको गेन होता है तो वही घर के निवेश के संदर्भ में अगर उनका जो विंडो है, मान लीजिए कि 50 लाख का घर है, 10 लाख उन्होंने आगे रोका था, 5 लाख अभी रोकना चाहते हैं तो वो करते हैं। तो ये 5 लाख भी अगर आपके डेट ऑफ ट्रांसफर से लेके 12 महीने तक के समय के अंदर आपने बैकवर्ड जाके निवेश किया है तो ये भी मिल सकता है। तो दोनों सालों में एक ही घर के लिए 2 निवेश करते हुए आपको सेक्शन 54F का फायदा कोई भी झंझट के बिना बिल्कुल कानूनन मिल सकता है। लक्ष्मण जी, बिल्कुल एक काफ़ी यूनिक तरीका बताया आपने, सोल्यूशन बताया। अब चलते हैं दिल्ली, जहां से जनार्दन प्रसाद बर्थवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बर्थवाल साहब नमस्कार।
नमस्कार जी लक्ष्मण जी, नमस्कार सीएमकेसी और नमस्कार मुकेश पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो सवाल है जो आपने लिया, मेरा सवाल है कि मेरी बेटी एक डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट होल्ड करती है मेरे साथ, जिसमें वो फर्स्ट होल्डर है, मैं सेकंड होल्डर हूँ। हाँ, ठीक है। मैं उसको जो होल्डिंग है उसको सिंगल होल्डिंग में बदलना चाहता हूँ उसके नाम से, ताकि वो सोल और फर्स्ट होल्डर वही रहे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं डीमैट अकाउंट अलग से खुलवाता हूँ, एक खुलवाना ही पड़ेगा, और तब जाके वो सारी की सारी जो है ना होल्डिंग उसमें ट्रांसफर कर दूँ, तो वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्या जवाब रहेगा, क्या मेरे ऊपर, क्या उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी? आपने तरीका तो बहुत ही बेहतरीन निकाला है मुकेश पटेल साहब, बताएंगे तरीका कितना कारगर होगा। मुकेश जी। जी, कोई मेरे विचार से इनको कोई भी दिक्कत आने का कोई चांस नहीं, इसलिए है कि दोनों अकाउंट्स में जो फर्स्ट होल्डर है वो उनके रिश्तेदार हैं। उनके सन या डॉटर जब होते हैं आपके साथ जॉइंट होल्डर के तौर से, और मान लीजिए मैं मेरे राइट पॉकेट से लेफ्ट पॉकेट में कुछ रखता हूं, तो ये मेरी ही चीज है, उस पर टैक्स लगने का कोई सवाल नहीं है। डीमैट अकाउंट अलग होने पर भी अगर डीमैट अकाउंट का ओनर या तो जो प्राइमरी होल्डर है वो सेम रहता है, तो लक्ष्मण जी उसमें कोई भी कैपिटल गेन का सवाल खड़ा नहीं होता है। इसके साथ हम ये भी ख्याल में रखें कि जब हम ऑफ मार्केट ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है, वो दो तरीके से जा सकता है। अगर वो कंसिडरेशन से जाता है तो कैपिटल गेन आएगा, और मान लीजिए वो गिफ्ट के तौर से जाता है और ये रिश्तेदार है, तो उस केस में अलग अकाउंट में जाते हुए भी उस पर टैक्स की कोई जिम्मेवारी नहीं आती है, क्योंकि सेक्शन 56(2) में ये एग्जम्प्ट गिफ्ट है। तो मेरे ख्याल से ये नियम अगर हम ख्याल में रखें तो कोई दिक्कत नहीं। बर्थवाल साहब, बिल्कुल साफ सुथरा जवाब है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साफ शब्दों में बहुत सफाई से मुकेश पटेल, यही हमारी कोशिश है। बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरा सवाल लिया और मेरी उलझन दूर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब उसमें जो ना आदमी एक तरह से अपने आप ही अपने को गिफ्ट करेगा, मतलब ज्वाइंट अकाउंट से हम अपने आप को फर्स्ट होल्डर में जब मेरी बेटी होगी तो उसको गिफ्ट करेंगे, कंसिडरेशन तो लेंगे नहीं। अगर कंसिडरेशन देते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। नहीं, आगे भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। और अच्छा लगा कि आप हमारे शो में जुड़े, और ऐसे ही अपने सवाल लेकर हम तक आते रहिए और आपके सवालों को सुलझाते रहेंगे। बाकी दर्शकों के लिए यही कोशिश हमारी रहती है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं तो क्या है जीएसटी के नए नियम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, लोगों के सवाल कई सारे हैं, लेकिन सवाल पे जाने से पहले एक मुद्दा जो पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल ने फैसला तो लिया था, लेकिन कई सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको बताना ज़रूरी है कि अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो जीएसटी के अब कुछ नए नियम आ गए, जिसको तकनीकी भाषा में हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, आरसीएम भी कहते हैं। लेकिन ये नियम इतना तकनीकी है नहीं जितना आपको दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपके पॉकेट से जुड़ा हुआ नियम है, इसीलिए आसान भाषा में समझते हैं मुकेश पटेल साहब से। मुकेश जी, ये जो जीएसटी का डिसीजन था वो क्या कहता है? कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर रेंट पर हम देते हैं तो पहले के मुकाबले अब नए नियम में किस तरह के बदलाव किए गए हैं? लक्ष्मण जी, आपने सही बताया कि ये जो एक नियम है कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट, पहले तो हम जानते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट पर कोई जीएसटी का चार्ज नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जब आप किसी को रेंट पर देते हैं तो जो रेंट पे देता है उसको अगर 20 लाख रुपए से कम
रेंट मिलता है तो उस केस में उसको जीएसटी वसूल करने की कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक एग्जम्पशन के दायरे में आता है। ठीक है। और आज तक ये नियम चलता था। अब उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये आया है कि जिसको आप ये कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, अगर वो जीएसटी के दायरे में रजिस्टर्ड पर्सन है तो, और आमतौर से जो भी बिजनेस चलाता है वो तो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में 20 लाख को आपको भूल जाना होगा। अगर आपको केवल 2 लाख रुपए का भी रेंट मिल रहा है तो जो बंदा आपको रेंट दे रहा है उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उस पर वो जीएसटी की जिम्मेवारी पे करनी होगी। इसलिए आपको ये ख्याल में रखना है कि नाउ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो 20 लाख का एग्जम्पशन जो है आप जिसका फायदा आगे ले सकते थे, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी दी है तो उसका एग्जम्पशन का कोई फायदा या लाभ आप नहीं ले सकेंगे। कोई यहाँ पे मोटी भाषा में मैं ये कहूँ कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, हम जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी जो रेंटर है जिसको हमने किराए पे दिया है उस प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर होगा। इसको मैं थोड़ा समझूं कि इसको अगर इससे बचना हो या फिर इसमें कुछ राहत पाना हो तो हमारे पास क्या रास्ते हैं? जी लक्ष्मण जी, इसमें ख्याल रखने वाली बात यह है कि जीएसटी में अगर आपको इनपुट क्रेडिट जिसको हम कहते हैं उसका फायदा मिलता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी अगर आपको कुछ अदा करना पड़े जीएसटी की लायबिलिटी, आपको फिक्र की कोई बात नहीं है। सवाल ये खड़ा होगा कि जो कॉम्पोजिशन की स्कीम में या जिसको कोई इनपुट क्रेडिट का फायदा नहीं मिलता है उस केस में उनको ये जरूर थोड़ा एडिशनल बर्डन लगेगा। हालांकि आपको ये ख्याल रखना है कि ये जिम्मेवारी आपको अदा करनी होगी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आप जीएसटी में कसूरवार गिने जाएंगे। तो ये दो बाबतें आपको ख्याल में रखें। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी चलते हैं अपने कॉलर के पास, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं फोन पे। गुजरात से सुरवीर सिंह परमार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परमार साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर। सर मैं ये पूछ रहा था, मेरे वाइफ को माइनर डॉटर के नाम पे एनएससी लेना है तो उसका पैसा पेमेंट मेरे को ही करना पड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स के हिसाब से मैं इसको लोन दिखाऊं या गिफ्ट दिखाऊं? लोन मेरे वाइफ 2-3 साल में रीपेमेंट कर सकती है, और एनएससी का जो इंटरेस्ट आएगा वो किसको दिखाना होगा इनकम में, मेरे में या मेरे वाइफ के अंदर? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुकेश जी। लक्ष्मण जी, ये सबके मन में दुविधा होती है कि वाइफ को कुछ देना है, वाइफ के नाम से कुछ निवेश करना है, टैक्स का प्लानिंग करना है, तो क्या करें? तो ऑब्वियसली आपके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप गिफ्ट दे सकते हैं, दूसरा आप इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे सकते हैं। अब जब आप गिफ्ट देते हैं आपको ध्यान में रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 64 के तहत क्लबिंग प्रोविजंस है। तो सूर्यवीर जी, अगर आप अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं और उसमें से कुछ निवेश करेंगे तो उसका भले आपको गिफ्ट इज एग्जाम, पर उस गिफ्ट में से आपकी वाइफ को जो इनकम आएगी वो आपके केस में जोड़ दी जाएगी फॉर टैक्स पर्पसेस। तो आपको कोई टैक्स प्लानिंग का या टैक्स सेविंग का फायदा नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या करना चाहिए? द ऑब्वियस आंसर इज आप इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन वो सेक्शन 64 के क्लबिंग प्रोविजंस के दायरे में नहीं आता है। और ये इंटरेस्ट फ्री लोन से जो भी आपकी वाइफ को इनकम होगी वो उसके केस में जोड़ी जाएगी, उसके आईटीआर में आप दिखा सकते हैं। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके सवाल का सीधा जवाब हुआ। बहुत ही बेहतरीन तरीका आपने बताया है कि गिफ्ट मत दीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए, और उस पर जो आमदनी होगी वो फिर आपके हिस्से में नहीं मानी जाएगी। बेहतरीन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या सुलझ गई होगी। जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं हेमंत देसाई जी का, जो कि मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देसाई साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ नमस्कार। अच्छा, मेरे सन के नाम पे कुछ म्यूचुअल फंड्स है एंड वो अगर उसकी मदर को गिफ्ट देता है या ट्रांसफर करता है म्यूचुअल फंड तो कोई टैक्स उस पर लगता है, और अगर ट्रांसफर करने के बाद अगर उसकी मदर से बेचती है तो म्यूचुअल फंड का जो
टैक्स लगेगा वो किसको लगेगा, सन पे लगेगा या उसकी मदर को लगेगा। और अगर मदर को लगता है तो उसको जो बेसिक एग्जम्पशन है, क्योंकि उसका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जो 2.5 लाख का है उसमें उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है मुकेश जी। बिल्कुल। अभी हेमंत भाई को मुझे ये बताना होगा कि आपको ख्याल में रखने वाली बात ये है, इसको टैक्स से सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होल्ड कर सकते हैं, एक डीमैट के अकाउंट में, एक बिना डीमैट के अकाउंट। अब डीमैट के अकाउंट में आपने जो अगर निवेश किया है आपके सन ने, और वो मदर के डीमैट के अकाउंट में यूनिट्स ट्रांसफर करता है तो वो हो सकता है, और वो यूनिट्स की ट्रांसफर की जो गिफ्ट है उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि इट्स बिटवीन सन एंड मदर, और मदर फिर उसको बेचती है तो वो इनकम मदर के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिनी जाएगी, और उसके आधार से आप जो कहते हैं वो लोअर रेट का फायदा ले सकेंगे। पर अगर ये यूनिट्स का रिडेम्पशन करना पड़ता है अकाउंट में नहीं है, तो रिडेम्पशन होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके सन के केस में लागू होगा। बाद में गिफ्ट दे सकते हैं पर वो टैक्स की लायबिलिटी आपके सन के केस में आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देसाई जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या पीपीएफ और एनपीएस में निवेश कर सकते हैं एनआरआई, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सीधे चलते हैं लंदन, जहां से हितेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाय सर, गुड मॉर्निंग। सो सर, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू एनपीएस एंड पीपीएफ है। एज एन एनआरआई, एम आई अलाउड टू इन्वेस्ट इन देम, and if yes, then what are the minimum deposits which are required to be deposited every year, and do I need to do re-KYC for both PPF and NPS? ठीक है, तीनों सवाल का जवाब मुकेश जी देंगे। मुकेश जी। अब भाई साहब देखिए, एनआरआई के लिए जो पीपीएफ में निवेश की बात करते हैं तो पहले वो हो सकता था, बट जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है एंड विच हैज टेकन इफेक्ट फ्रॉम 1st of October, आपको ध्यान में रखना है कि एनआरआईज कैन नाउ नॉट मेंटेन देयर पीपीएफ अकाउंट। इनफैक्ट अगर आपका पुराना अकाउंट है उसको आपको क्लोज कर देना है, और इन्वेस्टमेंट्स को आप अपने एनआरई अकाउंट में इन्वेस्ट करके एनआरई अकाउंट में भी आपको टैक्स एग्जम्प्ट इंटरेस्ट का जो फायदा मिल सकता है वो ऑलमोस्ट एकिन टू पीपीएफ है, वो फायदा आप जरूर प्लान करिए। ये पूछ रहे थे कि एनपीएस में निवेश कर सकते कि नहीं, पीपीएफ और एनपीएस दोनों पूछ रहे हैं। एनपीएस में निवेश पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो नेशनल पेंशन स्कीम के नियम के आधार से है, तो वो नियमों के दायरे में रहकर वो एनपीएस में जरूर निवेश कर सकते। इनको क्या फिर से केवाईसी कराने की जरूरत पड़ती है? केवाईसी तो बैंक का मामला है लक्ष्मण जी, तो जब किसी को भी रेगुलर केवाईसी कराना पड़ता है, उनको भी वो केवाईसी तो कराना होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक। हाँ, एक और सवाल इन्होंने पूछा था कि एनआरआई होने के बाद क्या डिपॉजिट में कोई बदलाव होते हैं कि नहीं? नहीं, मैंने जैसे कहा कि आपको उनके जो रेजिडेंट अकाउंट है उसको नॉन रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एनआरओ में कर सकते हैं और उसको एनआरई में भी कर सकते हैं, तो उसका फायदा उनको इंटरेस्ट एग्जम्पशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में भी मिल सकेगा। हाँ, तो बिल्कुल एक पाबंदी है कि एनआरआई होने के बाद आप पीपीएफ में निवेश नहीं कर सकते हैं, एनपीएस में निवेश कर सकते हैं, और केवाईसी तो जो बैंक के नियम है उसके हिसाब से आपको बदलना होगा और अपने डिपॉजिट अकाउंट को एनआरओ या एनआरआई अकाउंट में तब्दील करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं हितेश जी आपके सारे उलझन दूर हो गए होंगे। और मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बहुत ही बेहतरीन और आसान भाषा में जवाब देने के लिए। और CNBC आवाज़ के टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख दीजिए tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।